हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 220, जिसमें हम देखेंगे अपने काल विषय के संबंध में अगले प्रश्न। दोस्तों ध्यान दें, इस विषय से संबंधित घटना चक्र में ज्यादा प्रश्न नहीं है, 1 से 2 प्रश्न हैं, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई है, ज्यादा नहीं बताई थी अपने पिछले वीडियो में काल विषय के संबंध में, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट था वो भी बता दिया है, परिभाषाएं नहीं बताई हैं सही से। तो एक बार आप उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एक बार किताब में देख लें और अच्छे से उदाहरण सहित अपना टॉपिक कवर कर लें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अलग से उसको और कराने बैठी तो फिर 2-4 वीडियोस पे और अलग से बन जाएंगे, ठीक। क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम नजदीक हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि घटना चक्र के वीडियोस कंप्लीट करवाऊं, ठीक। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें, ठीक। बाकी अभी कल ही DSSB का एग्जाम हुआ है, PGT हिंदी का, जिसमें काल विषय से संबंधित जो भविष्य काल है उसका दूसरा भेद पूछा गया था। संदिग्ध भविष्य काल से प्रश्न आया था दोस्तों, ठीक है। तो एक बार मैंने बताया था उन विषयों पर एक बार अच्छे से गौर कर लें, ठीक है। वर्तमान काल में मैंने बताया था संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, ठीक है। और एक और होता है अज्ञात वर्तमान, ठीक है। अज्ञात नहीं दोस्तों, अज्ञात वर्तमान काल, ठीक है। तो अज्ञात वर्तमान काल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में आज्ञा का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर आज्ञा का, ठीक है, आज्ञा का बोध पता चले या ऐसे शब्द हो जिनसे आज्ञा का बोध हो, ठीक है, तो उसे हम अज्ञात काल कहते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए मैं 1-2 उदाहरण देती हूँ। जैसे यहाँ आकर बैठो, मान लीजिए कोई बच्चा है घर में, हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, और उसे क्या करना होगा, हमारे आदेश का पालन करना होगा, यानी आज्ञा माननी होगी। तो यहाँ आकर बैठो, बैठो शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, अज्ञात वर्तमान काल है, ठीक। ऐसे ही हम किसी को कह रहे हैं, जैसे क्लास में कभी कोई शिक्षक नाराज हो जाए तो वो क्या कहते हैं सीधे कि अभी क्लास से बाहर निकलो, अभी क्लास से बाहर निकलो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चुपचाप उठते हैं और कक्षा से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वह हमारे शिक्षक हैं और हम उनका विरोध नहीं कर सकते, ठीक है ना, नाम काट दिया जाएगा स्कूल से, ठीक। तो ये क्या था, अज्ञात वर्तमान काल था, ठीक है। और संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है दोस्तों, तो संदिग्ध वर्तमान काल, इस काल में क्रिया वर्तमान समय में होने के विषय में संदेह बनाती है, ठीक है। यानी कि जो क्रिया है, क्रिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि संदेह की स्थिति है या नहीं, ठीक है। और जो वाक्य आएगा दोस्तों आपके सामने एग्जाम में, उसमें पहली बात क्या होगा कि रहा है, रही है जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा अंत में, और साथ में या तो फिर होगा या होंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो होगा या होंगे, ठीक। तो ये संदिग्ध बने हुए हैं, यहाँ से संदिग्धता का पता चलता है। तो ये भी ऑप्शन में था, तो आप भी इसको भी ध्यान से करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक, क्योंकि घटना चक्र में ये बातें नहीं मिलेंगी, ठीक। जैसे एक उदाहरण लें संदिग्ध वर्तमान काल का, पिताजी बाजार से आ रहे होंगे, ठीक है। पिताजी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पिताजी बाजार से आ रहे होंगे। ये जैसे आपके पिताजी ड्यूटी से आते हैं तो आप कहते होंगे घर में कि पापा ड्यूटी से आ रहे होंगे, ठीक है। मम्मी गांव से आ रही होंगी, ऐसा विचार करते हैं, कंफर्म नहीं है, ठीक है, संदिग्ध है बात, ठीक। तो संदिग्ध जहां पे भी शब्द आ जाए, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में समझ लीजिए वहां पर संदेह की स्थिति होगी, कंफर्म नहीं होंगी चीजें, ठीक है। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक क्या था, एक खास बात और पढ़ी थी हमने, हेतु हेतु
हेतु हेतु मद, एक शब्द ये आया था काल के विषय में, ठीक है। तो हेतु हेतु सिर्फ अभी सुन ले दोस्तों, अभी मैं लिख नहीं रही हूं, केवल सुने अभी, ठीक है। हेतु हेतु मद भविष्य काल, मैं यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य काल की बात कर रही हूँ। बाकी दो ऑप्शन में था आपके, ठीक है, दो जगह पर था आपका हेतु हेतु मद शब्द। एक था आपका किसमें, एक था आपका भूतकाल में, दूसरा है भविष्यत काल में, ठीक है। तो पहले आप इस शब्द का ही अर्थ समझ लें, ठीक है। सारा खेल इसी शब्द पर टिका हुआ है। हेतु मीन्स होता है के लिए, और दूसरा हेतु जो साथ में है उसका भी अर्थ होगा के लिए। तो हेतु हेतु मद, ये शब्द को समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान दे दोस्तों, हेतु हेतु मद भविष्य काल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप एक बार क्या करेंगे, पिछले वीडियो देखेंगे, अपनी कॉपी में पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में जो मैं एक दो बातें आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो आप उसको जोड़ लेंगे, ताकि पिछला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो ध्यान दे दोस्तों, शब्दों को पकड़ना है, वहां पर आपसे परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, वहां आपसे एक उदाहरण दिया जाएगा और सीधा पूछा जाएगा बताइए किसका उदाहरण है। तो आपको शब्दों को समझना है, ठीक है। तो ध्यान दें, हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहाँ होता है, जब क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना, ध्यान से सुने, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना और दूसरे कार्य पर उस कार्य का निर्भर होना पता चलता है, वहां पर हेतु हेतु मद भविष्यकाल होता है, ठीक है। एक बार फिर से सुने, जब क्रिया के जिस रूप से, क्रिया को ध्यान में रखेंगे, क्रिया केंद्र में होगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य का, मान लो कोई कार्य है उसका पूरा होने का पता चले एक बात, और वह कार्य जब दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे कार्य पर निर्भर हो, तो वहां पर हेतु हेतु मद भविष्यकाल होता है। उदाहरण के लिए सुनेंगे दोस्तों, जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। जब मैंने यह वाक्य कहा तो पहले क्या होगा, तो पहला कार्य क्या है कि वह आए, यानी वह आएगा। तो जो ये तो शब्द बीच में आया है ना, तो ये पहचान का शब्द है। तो शब्द क्या है, पहचान का शब्द है, और उसके बाद दूसरा कार्य होगा मैं जाऊं, ठीक है। यानी वह आएगा तब या फिर तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला कार्य दूसरे से जुड़ा है। तो जैसे शब्द क्या है, पहचान है, किसके, हेतु हेतु मद भविष्य काल के, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक उदाहरण और समझें, जैसे वह पढ़े तो सफल हो, यानी कि पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, एक क्रिया करनी पड़ेगी, देन उसके बाद दूसरा कार्य पूरा होगा, ठीक है। वह पढ़े तो सफल हो, ठीक। ऐसे ही राम जाए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, ठीक है। तो ये तो ये ऐसे शब्द आएंगे बीच में, ठीक है। ध्यान रखना, कहां पर, हेतु हेतु मद में, यानी पहला कार्य दूसरे वाले पर निर्भर होगा, ठीक है, जुड़ा होगा उससे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये हो गया हमारे वर्तमान काल के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई, ठीक है। और एक और मैं डिस्कस करना चाह रही हूं आपसे दोस्तों, वो क्या था, आसन्न, ठीक है। आसन्न पढ़ा था हमने, आसन्न भूतकाल, ठीक है ना। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है, एक यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, ध्यान से सुने, लिख नहीं रही हूं, सिर्फ सुनेंगे आप, ठीक है। आसन्न भूतकाल, जब क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, यानी कि तुरंत खत्म हुई है, ठीक है, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। भूतकाल यानी यहां मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूं, भूतकाल की, ठीक है, आसन्न भूतकाल की, ठीक। अतः सामान्य भूतकाल के साथ और जो सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, यानी सामान्य भूतकाल है, उसके साथ और हैं जैसे शब्द का प्रयोग करने पर, और है क्या है, पहचान का शब्द है, ऐसे शब्द का प्रयोग करने पर आसन्न भूतकाल के समय का पता चलता है। जैसे एक उदाहरण लें, मैंने कहा पिताजी अभी अभी बाजार गए हैं, पिताजी अभी अभी बाजार गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पिताजी अभी अभी, तो अभी अभी शब्द क्या है, ये पहचान है किसकी, आसन्न भूतकाल की, ठीक है। अभी अभी बाजार गए हैं, बाजार चले गए,
बाजार चले गए, क्रियाएं क्या पूरी हो चुकी, लेकिन कब हुई है? तुरंत हुई है, हाल ही में हुई है। ठीक है, अभी अभी DSSB PGT हिंदी का एग्जाम हुआ है, अभी अभी DSSB PGT हिंदी का एग्जाम हुआ है, तो एग्जाम हो गया है, कब हुआ है? अभी अभी, तुरंत, हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आसन्न भूतकाल हो गया। राजू ने अभी अभी गाना गाया है, यानी गाना उसने शुरू किया, खत्म हो गया, कब? अभी अभी। ठीक है, तो ऐसी बातें आएंगी तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसन्न भूतकाल होगा वहां। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखते हैं दोस्तों काल के संबंध में प्रश्न, तो ध्यान देंगे। प्रश्न है, गौर करें, प्रश्न है हमारा, और हम पाठ कौन सा कर रहे हैं? पाठ कर रहे हैं हम घटना चक्र का पाठ है दोस्तों, कौन सा? 220। तो चलिए देखते हैं प्रश्न, गौर करेंगे। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। देखो शब्दों को पकड़े, क्या पूछ रहा है प्रश्न में? क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, जब भी आप काल पढ़ेंगे तो काल पढ़ते समय क्रिया जो होगी यानी वर्ब जो होगी वो आपके केंद्र में रहेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय, कार्य व्यापार के समय यानी जिस समय वह कार्य किया गया, ठीक है, उसके समय और उसकी पूर्ण और उसके पूरे होने और उसके अधूरे रहने यानी अपूर्ण अवस्था, ठीक है, अपूर्ण अवस्था का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है, देखते हैं क्या है उत्तर। तो दोस्तों उसे कहेंगे काल। क्या कहेंगे? काल कहेंगे। ठीक है, देखो पूरे टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इतनी डिटेल में क्यों करा रही हूँ चीजें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है किताबों में सारी बातें हों, कुछ चीजें हमें अलग से भी करानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझसे भी कहीं पर चीजें छूट रही हैं या गलत बताई जा रही हैं, कहीं से भी अगर मुझसे भी गलती हो जाए, क्योंकि दोस्तों इधर भी समय का बहुत ज्यादा अभाव है। ठीक है, जैसे तैसे समय निकालकर आपके वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इस बात को समझें। अगर हमसे भी कहीं गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल सुधार करें जितना कर सकें। ठीक है, हो सकता है चीजें आपको मुझसे ज्यादा पता हो, ठीक है, बिल्कुल पता हो सकती हैं। ठीक, हो सकता है कि मुझसे कोई शब्द कहीं से गलत निकल जाए तो आप उसको बिल्कुल सुधारें दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे कहूंगी आप सुधारें। 36 गलतियां निकलें तो आप जरूर निकालें, मेरी इंप्रूवमेंट होगी तो मुझे इसमें खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं इसकी व्याख्या प्रश्न की। ठीक है, तो जो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है और जो उसके सिर्फ भेद बताए हैं, तो उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत अलग से ये कर लें कि आप एक बार अपनी किताबों में से उस विषय को अलग से पढ़ लें दोस्तों, ताकि चीजें आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। ठीक है, यानी काल क्या है? काल क्रिया का वह रूपांतर है जिससे उसके कार्य व्यापार के समय का, ठीक है, और उसकी पूर्ण अवस्था का और उसकी अपूर्ण अवस्था का हमें बोध होता है। ठीक, काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। दोस्तों कल मैंने आपसे वर्तमान काल के 5 भेद डिस्कस किए थे। ठीक है, आप उसमें एक भेद और जोड़ लेना, आज्ञार्थ वर्तमान काल। ठीक है, आज्ञार्थ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। तो ये आज्ञा वाला मैंने आज आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो हमारा दोस्तों काल के संबंध में विषय यही समाप्त होता है। इसके संबंध में ज्यादा प्रश्न नहीं है। अब हम करेंगे दोस्तों अपना अगला विषय वाच्य। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला विषय है वाच्य।
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। वाच्य क्या होता है? वाच्य को कहते हैं अंग्रेजी में क्या? वॉइस। ठीक है, वॉइस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो वाच्य यानी वॉइस। ठीक, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में हमारा क्या है? वाच्य है। ठीक है, अब ध्यान से सुने। तो वाच्य कितनी तरह का होता है? तो वाच्य के 3 प्रकार हैं, या 3 भेद समझ लें इसे। कौन कौन से? तो ध्यान देंगे दोस्तों, 3 भेद कौन कौन से? गौर करें। यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेबल बना रही हूँ दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट्स साथ में बनाते चलेंगे। ठीक, स्क्रीन पर जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल मैं करती हूँ। ठीक, अब ध्यान से सुने। पहला है कर्तरी-वाच्य। कर्तरी-वाच्य। ठीक है, वाच्य मैं नहीं लिख रही हूं, ऐसे ही देखें। कर्तरी-वाच्य। दूसरा क्या है? कर्म-वाच्य। ठीक है, तीसरा क्या है? भाव-वाच्य। ठीक है, 3 बातों पर यहाँ ध्यान दिया जाएगा वाच्य विषय में। एक होगा कर्तरी, एक होगा कर्म और एक होगा भाव। ठीक है, अब देखो कर्तरी, इसको समझाऊंगी बाद में, पहले आप ये समझें कर्तरी से संबंध है किसका? कर्तरी। ठीक है, ध्यान से सुने। अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो कर्तरी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कर्तरी, कर्तरी इसको ऐसे ही लिख लें। ठीक है, कर्तरी ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कहीं पर कहीं दूसरा रा भी मिल सकता है। ठीक है, कर्तरी प्रयोग के आधार में भी कर्तरी वाच्य होता है। ठीक, और ऐसे ही प्रयोग के आधार पर कर्मणि वाच्य होता है। कौन सा? कर्मणि। ठीक है, कर्मणि वाच्य। ठीक, और प्रयोग के आधार पर क्या होता है? भावे वाच्य। भावे वाच्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आप वाच्य को 2 तरह से पढ़ेंगे। एक सामान्य तौर पर जिसमें कर्तरी, कर्म और भाव वाच्य, 3 तरह के वाच्य आपके हो गए। लेकिन ध्यान रखना है कहां पर? जब आपसे पूछा जाए प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तब आप नीचे वाले वाच्यों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से? कर्तरी वाच्य, कर्मणि वाच्य, भावे वाच्य। ठीक है, ये बात आप समझ लें। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ ये सुने। देखें, अगर आप इस शब्द को पूरा लिखेंगे तो क्या बनेगा? कर्तरी वाच्य। वाच्य को साइड में भी कर दें, अभी सिर्फ शब्द को समझे। कर्तरी, कर्तरी, कर्तरी के साथ में एक शब्द का प्रयोग करना चाहूंगी, कर्ता। अब दोनों में संबंध देखो, दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ध्यान देना, दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ठीक है, जैसे कर्ती, कर्तरी, कर्ता, कर्तरी, कर्ता, कर्तरी, कर्ता, बोलकर देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो मेरा कर्ता कहने से क्या अभिप्राय है? यानी कर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। ठीक है, कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी दोस्तों। ठीक है, और कर्ता कौन होगा? कर्ता एक संज्ञा होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की होगी। ऊपर देख लें, कर्ता की प्रधानता होगी इसमें। ठीक है, और कर्ता कौन होगा? एक संज्ञा होगी। संज्ञा कैसे? क्योंकि कर्ता कौन होता है? कर्ता कोई नाम होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, कर्ता कौन होगा? कोई संज्ञा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्तरी वाच्य है, ठीक है, कर्तरी वाच्य है, वह कर्ता प्रधान भी होता है और संज्ञा प्रधान भी होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? खुद सोच करके देखो ना। ठीक, तो कर्तरी वाच्य हमारा कर्ता प्रधान भी होता है, जहां तक मैंने समझा है, और साथ ही साथ ये संज्ञा प्रधान भी होता है, यानी संज्ञा की भी इसमें प्रधानता होती है। तो अगर कर्ता की प्रधानता भूल जाएं तो संज्ञा की प्रधानता याद रखें, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हम किसकी? कर्म की, यानी कर्म वाच्य की। ठीक, अब देखो पहले वाले पॉइंट को ही एक बार फिर से समझ लें। ठीक, जैसे कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, ऐसे ही जो प्रयोग के आधार पर कर्तरी वाच्य होगा उसमें भी प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की होगी। किसकी होगी? कर्ता की होगी। यानी दोनों ही केस में कर्ता यानी कि संज्ञा की प्रधानता होगी। यह बात दिमाग में अच्छे से छाप लें।
ठीक, अब क्या है, अब अगला है दोस्तों हमारा कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य सामान्य तौर पर, और अगर हम प्रयोग के आधार पर देखें तो कर्मणि वाच्य। ठीक है, कर्मणि वाच्य। इन दोनों का संबंध किससे होगा दोस्तों? इन दोनों का संबंध होगा किससे? कर्म से। किससे? कर्म से होगा दोस्तों। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं हम? कर्म कहते हैं दोस्तों क्रिया को। ठीक है, कर्म क्या है? क्रिया है। ठीक है, हालांकि क्रिया पहले वाले में भी होगी, लेकिन बताऊंगी अभी कैसे। अभी सिर्फ ये समझे कर्म यानी क्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये जो होगा कर्मवाच्य या फिर कर्मणि वाच्य, ये दोनों ही किस पर इसमें प्रधानता होगी? किसकी? कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, तो पहले वाले में कर्ता की प्रधानता, ठीक है, और दूसरे वाले में कर्म की प्रधानता। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? तीसरे की, भावे। भाव या फिर भावे वाच्य, दोनों शब्दों को ध्यान में रख के चलेंगे, भाव या फिर प्रयोग के आधार पर भावे वाच्य। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर न कर्ता की प्रधानता होगी न कर्म की प्रधानता होगी। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पर न कर्ता की प्रधानता होगी न कर्म की प्रधानता होगी, यहाँ पर केवल और केवल भावों की प्रधानता होगी। किसकी? भावों की प्रधानता होगी दोस्तों। ठीक है, भाव यानी कि फीलिंग्स। ठीक है, भावों की प्रधानता होगी फीलिंग्स की। ठीक है, फीलिंग बेस्ड होगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जो वाक्य होगा उसमें क्या व्यक्त किया जाएगा? उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त की जाएंगी। ठीक है, अभी आप इतनी बात ध्यान से सुन लें और समझ लें। ठीक, अब इसको मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा वाच्य। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्ता, कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक, वहीं अगर प्रयोग के आधार पर बात करें तो कर्तृवाच्य, कर्मणि वाच्य या भावे वाच्य। ठीक, अब दोनों को अगर जोड़ करके बढ़ेंगे तो जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता या संज्ञा की प्रधानता होती है। ठीक, और कर्म और कर्मणि वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाव और भावे वाच्य में भावों की प्रधानता होती है। ठीक, इतनी बात आप दिमाग में बैठा लें। अब आगे की कहानी सुने, गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखें, जो हमने वाच्य पढ़े तीन तरह के, कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा कर्तृवाच्य, ठीक है, दूसरा पढ़ा कर्मवाच्य, ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ा? भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है। अब ध्यान से सुने, जो कर्तृवाच्य है, एक तो कर्ता और संज्ञा इसमें प्रधान है, दोनों प्रधान होंगे। ठीक है, और यह है, ध्यान से सुनना, क्रिया इसमें भी होगी, ठीक है, और क्रिया इसमें भी होगी। ध्यान से सुने, लेकिन क्रिया इसमें नहीं होगी। भाव में क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर केवल किसकी प्रधानता होगी? भावों की। तो ध्यान रखें, क्रिया का संबंध किससे होगा? केवल कर्तृवाच्य से और कर्मवाच्य से, या फिर कर्तृ या कर्मणि वाच्य से। ठीक है, भावे वाच्य से नहीं होगी। ठीक, अगर मैं कर्तृ के साथ, ठीक है, और दूसरे कर्म के साथ कर्मणि शब्द को जोड़ूं तो आप तुरंत पिछले वाली जो मैंने बात कही थी उसको जोड़ते हुए चलें। ठीक, अब देखो क्रिया कौन कौन सी होंगी। तो जो कर्तृवाच्य होता है उसमें सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, और अकर्मक, दोस्तों पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, जगह नहीं है, ठीक है, सुन लें। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। सकर्मक से अभिप्राय क्रिया सहित, क्रिया के साथ। कर्ता कैसा होगा? क्रिया सहित, ठीक है, क्रिया के साथ। क्रिया जो होगी उसमें कर्ता के साथ होगी, ठीक है, कर्ता होगा उसमें। और अकर्मक में क्या होगा कि कर्म नहीं होगा, कर्म प्रधान नहीं होगी। ठीक है, इसमें कर्ता तो होगा लेकिन क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। ठीक है, कर्म नहीं होगा। तो इतना समझें, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए कर्तृवाचक में कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक, अकर्मक, या सकर्मक केवल, या केवल अकर्मक, या दोनों में से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, पहली बात। अब बात करें हम
कर्म वाच्य की। तो कर्म वाच्य में भी क्रिया होती है, लेकिन कैसी क्रिया होती है? इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? केवल सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, यानी कि कर्म सहित। इसमें कर्ता और कर्म दोनों साथ होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक, इसमें दोनों क्रियाएं होंगी, कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक, ठीक है। और जो भाव्यवाच्य होगा इसमें कैसी होगी? ये इसमें इस केवल और केवल कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ये बात ध्यान से सुने, ठीक है। पहले वाले में दोनों होंगी, ठीक है, और कर्म में केवल सकर्मक होगी और भावे में केवल अकर्मक क्रिया होगी, यानी कि कार्य नहीं होगा। कार्य नहीं होगा, केवल भाव बताए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वह जाने, ठीक है, क्या? ध्यान से सुने। ये जो भाववाच्य या फिर भाव्यवाच्य है, इसमें आपको निषेध का बोध होगा, निषेधात्मकता का बोध होगा दोस्तों, ठीक है। निषेधात्मकता, निषेध का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अस्वीकार करना या ना करना, नहीं करना। इसकी पहचान का शब्द क्या होगा? पहचान का शब्द होगा वाक्य में नहीं, नहीं शब्द होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह कैसा शब्द है? नकारात्मक शब्द है। ये जो भाववाच्य है कैसा है? नकारात्मक है। इस शब्द को कहीं लिख लें दोस्तों, प्रश्न यहीं से बनेगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें क्या है? भाववाच्य है, ठीक है। तो भाववाच्य कैसा है? नकारात्मक है। मैं छोटा सा लिख देती हूँ, यहाँ पर देख लें, नकारात्मक, ठीक है। तो भाववाच्य एक तो निषेधात्मकता का बोध कराएगा, नकारात्मक शब्द है, आकर्मक क्रिया का इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ लें, ठीक। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखते हैं सबका एक एक उदाहरण। तो गौर करेंगे दोस्तों, उदाहरण देखें। यहां पर मैं बात करती हूं सबसे पहले कर्तरी किसकी? कर्तृवाच्य के उदाहरण की, ठीक है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? कि सीता किताब पढ़ती है। सीता एक लड़की है, ठीक है, सीता किताब पढ़ती है, ठीक है। पूरा सेंटेंस नहीं आ सकता, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख रही हूं, किताब पढ़ती है, ठीक है, पढ़ती है। ये बात ध्यान रखें, ठीक। तो सबसे पहले देखें कि सीता क्या है? सीता एक लड़की है, ठीक है, लड़की है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो हमें लिंग की पहचान हो गई। अगर फिर भी पहचान ना हो तो वाक्य के अंत में देख लें, जो ये पढ़ती पढ़ती ती से हमें पता चला कि स्त्रीलिंग है, और जो यहाँ पर केवल है का इस्तेमाल हुआ है, इससे पता चला कि ये क्या है? एक वचन है, ठीक है, एक वचन है। तो हमें लिंग भी पता चल गया, स्त्रीलिंग है, और वचन कौन सा है? एक वचन है, ठीक है। लेकिन कर्तृवाच्य द्विवचन या बहुवचन में भी हो सकता है, द्विवचन या बहुवचन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो मैंने आपको बात बताई थी उसको समझें। कर्तृवाच्य में मैंने बताया था कर्ता की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? सीता। सीता कौन है? कर्ता है, ठीक है। कर्ता और सीता एक नाम है, तो क्या है? यह एक संज्ञा भी हो गई, यह एक संज्ञा भी हो गई, ठीक है। अब ध्यान दें वाक्य को फिर से, सीता एक किताब पढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे अच्छा तरीका बता रही हूं, ठीक है। इसी वाक्य में आप सीता को हटा दें, सीता को हटा दें, ठीक है। आप सीधा ये वाक्य बोलें, एक किताब पढ़ती है, ठीक है, एक किताब पढ़ती है या एक किताब पढ़ती है, ऐसे बोलें। तो क्या ये कुछ कुछ अधूरा वाक्य नहीं लग रहा? ठीक है, बोलकर देखें, समझे इस बात को, ठीक है। कौन पढ़ती है? ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक। तो हमने जब सीता यहाँ लिखा तो हमें स्पष्ट हो गया, ठीक है, कि सीता है जो किताब पढ़ रही है, सीता है जो किताब पढ़ रही है, यानी सीता के द्वारा क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। कर्म कौन कर रहा है? सीता कर रही है, ठीक है। इसीलिए हमने इसे क्या बोला कि यह सकर्मक क्रिया है,
ठीक है, कर्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये कर्ता प्रधान है, संज्ञा प्रधान है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं। किसमें? कर्तृवाच्य में, ठीक है। और अगर लिंग की वचन की बात होगी तो लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों लिंग इस्तेमाल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या बोलते, सॉरी, ये वचन, ये लिंग नहीं, वचन, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं, संज्ञा इस्तेमाल कर रहे हैं कि सर्वनाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर आपका वचन बदल जाएगा, ठीक है। और जो पढ़ता है या पढ़ती है, ठीक है, इसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। और अगर और आसानी चाहिए तो नाम देख लें कि किसी लड़के का नाम है या किसी लड़की का नाम है, ठीक है, या कोई वस्तु है तो वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, ठीक है। कर्मवाच्य, मैंने क्या बताया था, इसमें प्रधानता किसकी होगी? कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। कर्म की प्रधानता होगी तो हम उसी वाक्य को जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था भेद में, अब हम दोबारा पढ़ते हैं। लेकिन क्या कर देंगे हम, अब हम क्या करेंगे, सीता को बाद में करते हैं और जो जिस पर कर्म हो रहा है, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? किताब, किताब, यहां पर किताब, ठीक है। किताब सीता द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है। किताब सीता द्वारा पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले एंडिंग देखें, जाती है, एक वचन है यहाँ, जाति स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग कौन? यहाँ पर स्त्रीलिंग सीता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन है? किताब, ठीक है। किताब क्या है? स्त्रीलिंग है, हालांकि है तो सीता भी, लेकिन वाक्य के अनुसार जो अभी हो रहा है वो कौन है? किताब, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। अब गौर करें, सीता क्या थी? पहले हमारी कर्ता थी, लेकिन यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हमारा कर्म, कर्म क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो हमने कर्म, जिसके द्वारा कर्म हो रहा है, ठीक है, यानी जिससे कर्म हो रहा है उसको हम केंद्र में कर लेंगे, पहले कर लेंगे। यानी किताब सीता द्वारा पढ़ी जाती है, किताब सीता द्वारा पढ़ी जाती है। यहाँ पर दोस्तों कौन हो गया महत्वपूर्ण? किताब महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। अगर हम किताब हटा दें, सिर्फ ऐसे बोले इसे, सीता द्वारा पढ़ी जाती है, सीता द्वारा पढ़ी जाती है, तो हम उत्तर देंगे क्या, ठीक है। तो जो क्या का सेंस निकलेगा ना, क्या क्या का अगर प्रश्न निकलता है यहाँ से, तो वो समझ लीजिए कर्म की प्रधानता है उसके जवाब में, ठीक है। तो किताब, किताब सीता द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर किताब क्या हो गया? कर्मवाच्य, ठीक है, समझ लें। और ये कैसा है? स्त्रीलिंग है, एक वचन में वाक्य है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लें। इसमें भी हम क्या है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? भाववाच्य की, ठीक है, भाववाच्य की। मैंने क्या बताया था? इसमें कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें किसकी प्रधानता होगी? भावों की, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक। और ये नकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, ठीक है। यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक। और इसे आप निषेधात्मक भी कह सकते हैं, निषेध, निषेधात्मक, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखो वाक्य कैसे आएंगे, कैसे पहचानेंगे आपकी ये भाववाच्य है। तो दोस्तों उस वाक्य में नहीं शब्द होगा, पहली चीज, ठीक है। और यह जो भाववाच्य है हमेशा ही एक वचन में होगा, इसमें बहुवचन नहीं होता, इसमें बहुवचन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुवचन नहीं होता, ठीक। जैसे जैसे मैं बोलूं एक वाक्य, सीता से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, सीता से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? असमर्थता का भी बोध हो रहा है हमें,
असमर्थता का भी बोध हो रहा है दोस्तों, ठीक है, किसमें, भाववाच्य में। तो कितनी सारी बातें इसमें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, जो जो बातें बता रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो ध्यान से समझना, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक, तो ध्यान से समझे। तो इसमें असमर्थता का भी बोध होगा फीलिंग एक्सप्रेशन में, ठीक, तो ध्यान दें आप इसमें क्या क्या समझे। इसमें समझे कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रिया है, नकारात्मक है, निषेधात्मकता का बोध होगा, असमर्थता का बोध होगा, और केवल एक वचन में कैसे भाव होंगे, भाव केवल एक वचन में होंगे, ठीक है। अब ध्यान दे दोस्तों उदाहरण पर, थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है पर इसको समझ लें, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। जैसे सीता से पुस्तक या फिर किताब, सीता से पुस्तक लिख लो या किताब लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। सीता से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। ये क्या बताया हमने, है से पता चल रहा है एक वचन है, ठीक है। जाति से पता चल रहा है क्या कि स्त्रीलिंग है, और जो यहाँ पर नहीं शब्द आ रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि वाक्य में निषेधात्मकता है। क्या है, वाक्य में निषेधात्मकता है, ठीक है। वाक्य कैसा है, नकारात्मक, कैसा है, नकारात्मक, नेगेटिव, ठीक है, इसको ऐसे समझ लें, नेगेटिव, ठीक। अब ध्यान दें, यही पहचान का शब्द है दोस्तों, यही पहचान का शब्द है। जैसे आप दिन में कितनी बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, ठीक है, राम से चला नहीं जाता, ठीक है, उससे बात नहीं होती, उससे बात नहीं की जाती, ठीक है, या कुछ भी किसी भी तरह का आप वाक्य बना सकते हैं, उसमें नहीं शब्द आएगा और आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, यानी कोई कार्य पूरा नहीं होगा उधर, ठीक। असमर्थता का बोध होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाववाच्य, इसको आप समझ लें, ठीक, और हमेशा एक वचन में होगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी, कर्तरी प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, समझ लें। कर्तरी कर्म, ठीक है, कर्मणि, और क्या था, हम पढ़ रहे थे एक भावे, ठीक है, ये पढ़ रहे थे। अब ध्यान दें, यहाँ पर कुछ बात लिख रही हूँ, लिंग, ध्यान से सुनना, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी, ठीक। तो लिंग, वचन, ध्यान से सुने, लिंग, वचन और पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये होते हैं ना, पुरुष से भी प्रश्न आया हुआ था कल एग्जाम में, ठीक है। तो आप ध्यान दें, घटना चक्र से इतना ज्यादा कल एग्जाम पेपर आया हुआ था, तो आप इसको जितना ज्यादा कर पाए दोस्तों कर लें, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा 101%, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लें, ठीक। आप अपने दोस्तों से भी पूछें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान दें, लिंग, वचन, पुरुष, लिंग, वचन, पुरुष, ध्यान से सुने, लिंग में कौन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, और एक और होता है, ठीक, तो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, 3 पर्सन जैसे होते हैं ना, उसी को पुरुष कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, और अदर्स में, ठीक, तो ये होते हैं। ध्यान दें, अब ये जो कर्तरी वाच्य है, कर्मणी वाच्य है, और जो भाव्य वाच्य है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब ध्यान से सुने, जब कर्ता के अनुसार, जब लिंग, वचन और पुरुष, ठीक है, लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है, ये सब किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे, तो वह क्या होगा, प्रयोग के आधार पर कर्तरीवाच्य होगा, ठीक है। और जब लिंग, वचन और पुरुष ये तीनों की तीनों कर्म के आधार पर होंगे तो क्या होगा, तो प्रयोग के आधार पर कर्मणी वाच्य होगा, ठीक। और जब लिंग, वचन और पुरुष भावों के आधार पर होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, भावे वाच्य होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लें। और भावे वाच्य हमेशा किसमें होता है, एक वचन में, ठीक है, एक वचन में होता है। मैं एक वचन ऐसे लिख रही हूँ मैथ की टर्म में, ठीक है, एक वचन में होता है हमेशा भावे
वाच्य। तो दोस्तों वाच्य से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, बतानी जरूरी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वाच्य से संबंधित ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो अभी हम आज यहीं खत्म करेंगे। बाकी जो इसके प्रश्न हैं ज्यादा नहीं है, केवल 2 प्रश्न हैं, व्याख्या थोड़ी सी लंबी है। ठीक, तो मैं अगले वीडियो में वाच्य के विषय के संबंध में दोनों प्रश्नों के साथ में आपको व्याख्या कराऊंगी। अभी आप इसके नोट्स अच्छे से बना लें और अच्छे से इस बात को समझ लें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।